रीडिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी में बन्नू जिले के माली खेल इलाके में आत्मघाती बम विस्फोट और गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप HGB ने ली है। HGB ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए। इसका वीडियो भी जारी किया है। वहीं पाक सैनिकों को हमले के बाद गाड़ी तक नहीं मिल सकी और उनको अपने साथियों की लाश गधे पर लाद कर ले जानी पड़ी। बन्नू में सेना के एक चेकपोस्ट को निशाना बनाकर हमला किया गया। कार में सवार होकर आए खुदकुश हमलावर ने खुद को चेकपोस्ट पर उड़ा दिया, जिससे बड़ा धमाका हुआ। हमले के बाद फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और केपी में सुरक्षा बलों, पुलिस और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाक सेना की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को संयुक्त जांच चौकी से टकरा दिया। आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात बन्नू जिले के मालीखेल क्षेत्र में एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने चौकी में घुसने के उनके प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया। बयान में कहा गया कि पाक सेना ने अपने जवानों की मौत को भूलेगी नहीं और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों को न्याय की कटघरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के केपी और बलूचिस्तान में 2022 के बाद से हमले बढ़े हैं, जब टीटीपी ने सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते को तोड़ते हुए सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात कही थी। पाकिस्तान में साल 2023 में 789 आतंकी हमलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिंसा से संबंधित 1524 मौतें हुई हैं और 1463 लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान और केपी में हालिया दिनों में हमले बढ़ गए हैं। एक दिन पहले बन्नू जिले के एक डबल केबिन वाहन पर की गई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। सोमवार को उत्तरी बलूचिस्तान की सीमा पर एक चेकपोस्ट से आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया गया था। केपी की तिराह घाटी में भी आतंकवादियों के साथ भीषण गोलाबारी में बीते हफ्ते भी कम से कम 8 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई थी। आइए हम बात करें ईरान की यूनिवर्सिटी की। ईरान की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपने कपड़े उतारकर चर्चा में आई छात्रा को अदालत ने रिहा कर दिया है। अदालत ने माना है कि उसने बीमारी की हालत में ऐसा किया, इसलिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। ईरान की अदालत ने मंगलवार को कहा कि तेहरान की यूनिवर्सिटी में अंडरवियर में घूमने वाली छात्रा के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने कहा, लड़की को अस्पताल भेजा गया था और डॉक्टर ने पाया कि वह बीमार थी। ये ध्यान में रखते हुए उसे परिवार को सौंप दिया गया है। उसके खिलाफ कोई न्यायिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। अदालत ने उन रिपोर्ट्स को ठीक माना जिसमें कहा गया कि छात्रा पारिवारिक समस्याओं के चलते दिमागी तौर पर फिट नहीं थी। उसमें असामान्य व्यवहार के लक्षण उसके करीबी लोगों ने पहले भी देखे थे। इसमें उसके साथी छात्र भी शामिल थे। इस महीने नवंबर की शुरुआत में छात्रा का एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ था। इसमें उसे अंडरवेयर में तेहरान की इस्लामिक आज़ाद विश्वविद्यालय में घूमते देखा गया था। इस वीडियो के वायरल होने पर न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर में चर्चा हुई थी। इसकी वजह यह है कि ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड लागू है, जिसमें उनके लिए सिर ढकने वाले कपड़ा पहनना जरूरी है। ईरान में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड के बावजूद पब्लिक पैलेस से सामने आए छात्रा के वीडियो ने हलचल मचाई। माना जा रहा है कि उसको इसके लिए सख्त सज़ा मिल सकती है। वहीं दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लड़की को सज़ा न देने की अपील की थी और ईरान के ड्रेस कोड की आलोचना की थी। ईरान में विश्वविद्यालयों की देखरेख के लिए जिम्मेदार मंत्री हुसैन सिमोई ने छात्रा के कपड़े उतारने को अनैतिक कृत्य कहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ना तो नैतिक और ना ही धार्मिक रूप से उचित है। ईरान में महिलाओं का ड्रेस कोड कानून देश की मॉरल पुलिस लागू करती है और उल्लंघन के लिए उसको सजा देती है। ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड विवादों में रही है। साल 2022 में ड्रेस कोड के खिलाफ पूरे ईरान में 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की मौत के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। आइए बात करें रूस और यूक्रेन की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने कीव स्थित अपने दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही दूतावास के अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका को डर है कि उनके कीव स्थित दूतावास पर हवाई हमला हो सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि अमेरिका का यह कदम ऐसे वक्त सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। खासकर अमेरिका द्वारा यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले की मंजूरी देने के बाद हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने भी इसे लेकर धमकी दी है। दरअसल अमेरिका को मंजूरी के बाद रूस के अहम सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठान यूक्रेन के निशाने पर आ गए हैं। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले को
तीसरे देश की संलिप्तता मानी जाएगी और इसके जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। ताज़ा घटना के बाद इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि यूरोप के 3 देशों नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में दहशत फैल गई है। उन तीनों देशों की सरकारों ने अपने नागरिकों को सभी जरूरी चीज़ों का स्टॉक रखने की सलाह दी है, साथ ही अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का कहा है। स्वीडन ने तो परमाणु युद्ध की स्थिति में लोगों को विकिरण से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली आयोडीन की गोली खरीद कर रखने के निर्देश दिए हैं। नाटो और यूरोपीय संघ के देश हंगरी और स्लोवाकिया ने जो बाइडेन के फैसले से नाराजगी जताई और उन पर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया है। आइए हम बात करें ए आर रहमान की। भारत के दिग्गज संगीतकार ए आर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने तलाक का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। लगभग 3 दशकों तक साथ रहने के बाद इस जोड़े ने अपनी राहें अलग करने का फैसला किया है। मंगलवार शाम सायरा बानो के वकील द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से जानकारी सामने आई। सायरा बानो के वकील के मुताबिक यह फैसला दोनों के बीच बढ़ती दूरियों और तनाव का नतीजा है। सायरा ने बयान में कहा कि यह निर्णय उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन बढ़ते मतभेद और तकलीफ के चलते इसे लेना जरूरी हो गया। वहीं ए आर रहमान ने अपनी ओर से एक पोस्ट में इस कठिन समय में निष्ठा की मांग की और अपने प्रशंसकों से इस फैसले का सम्मान करने की अपील की। हमने उम्मीद की थी कि हम अपने 30 साल के सफ़र को पूरा करेंगे, लेकिन शायद हर चीज़ की एक अनकही सीमा होती है। टूटे हुए दिलों के दर्द में भी अर्थ तलाशने की कोशिश जारी है। हालांकि टुकड़े दोबारा जुड़ न सके। हमारे दोस्तों और शुभचिंतकों का धन्यवाद। रहमान की टीम मेंबर का भी तलाक की खबर के तुरंत बाद रहमान की टीम की एक सदस्य मोहिनी डे ने भी अपने पति से अलग होने का ऐलान किया है। इस पर सोशल मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि दोनों मामलों का कोई संबंध है। वायरल हुआ रहमान का पुराना इंटरव्यू। इन खबरों के बीच रहमान का 2012 में सिमी ग्रेवाल के साथ लिया गया इंटरव्यू एक बार फिर चर्चा में है। इस इंटरव्यू में रहमान ने अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। उन्हें बताया था कि उन्होंने खुद कभी जीवन साथी की तलाश नहीं की कि उनके पास समय नहीं था। परिवार के कहने पर उन्हें सायरा से शादी की। उन्होंने कहा, मुझे एक साधारण और समझदार जीवन साथी चाहिए थी। मैंने सायरा को पहले ही ऐसी ज़िंदगी के लिए तैयार कर दिया था। यह एक समझौता था जिसे उसने स्वीकार किया। रहमान ने यह भी बताया कि सायरा के 2 अलग व्यक्तित्व हैं। वो बहुत शांत है, लेकिन गुस्से में उनका रुख बदल जाता है। शादी के शुरुआती दिनों में सायरा को बाहर जाने और सामान्य जीवन जीने की कमी खलती थी, लेकिन मैंने पहले ही उन्हें बताया था कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। इस कठिन समय में रहमान ने अपने प्रशंसकों को मीडिया से अपील की है कि वे उनकी निजता का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि यह दौर उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल है और उन्हें थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। आइए बात करें थल सेना प्रमुख की काठमांडू यात्रा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बुधवार को नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल 1950 में शुरू हुए एक पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए गुरुवार को जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेंगे। यह परंपरा दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। संभावना है कि इस दौरान गोरखाओं की भारतीय सेना में भर्ती को लेकर जारी विवाद पर भी बात हो सकती है। भारतीय सेना ने कहा कि 20 से 24 नवंबर तक सेना अध्यक्ष की नेपाल यात्रा का उद्देश्य भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना, साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशना है। काठमांडू में जनरल द्विवेदी अपने नेपाली समकक्ष जनरल अशोक राज सिंहडेल के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मनबीर राय से मुलाकात करेंगे। अधिकारी ने बताया कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी को साझा हित के मुद्दों पर नेपाली सेना के महानिदेशक सैन्य संचालक डीजीएमओ द्वारा भी जानकारी दी जाएगी। नेपाल इस क्षेत्र में अपने समग्र रणनीतिक हितों के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी बेटी रिश्ते का जिक्र करते रहते हैं। चारों ओर से जमीनी क्षेत्र से घिरा नेपाल माल और सेवाओं के परिवहन के लिए भारत पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। नेपाल के समुद्र तक पहुंच भी भारत के माध्यम से ही संभव है। अपनी जरूरतों को एक बड़ा हिस्सा भारत से और भारत के माध्यम से आयात करता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल के मस्तंग क्षेत्र में श्री मुक्तिनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। नेपाल ने भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को जारी रखा है, जिसके तहत सैन्य पक्षी यात्राओं और रक्षा आधुनिकीकरण का नियमित आदान प्रदान होता है। भारत और नेपाल आपसी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साझेदार हैं, खासकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से। दोनों सेनाओं में रक्षा आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। भारत नेपाल सैन्य सहयोग का प्रमुख स्तंभ वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है, जो दोनों सशस्त्र बलों के बीच समन्वय को बढ़ाता है। आतंकवाद रोधी, आपदा राहत और मानवीय सहायता पर केंद्रित इस अभ्यास का 18वां संस्करण दिसंबर में नेपाल में आयोजित होगा। सूत्रों ने बताया कि इस अभ्यास के दायरे का विस्तार किया जाएगा
जिससे दोनों सेनाओं के बीच संचालन तालमेल को और बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.